स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आप में से काफी लोगों ने सोचा होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है। कुछ ने शायद तैयारी शुरू कर दी होगी, कुछ अभी सोच रहे होंगे, और आपको अचीव करना है IAS, IPS, IRS एंड अदर सर्विसेज। कुछ लोग इंडियन फॉरेन सर्विस भी चाहते होंगे, लेकिन आपने देखा है हर एक सर्विस में नाम सर्विस है, यू हैव टू सर्व। तो इंटेंशन इज टू सर्व। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं और ही इज ऑल सेट टू बिकम IPS। इससे पहले लास्ट ईयर भी एग्जाम क्रैक किया और इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एक्साइज ही हैज ऑलरेडी टेकन, अभी वो ट्रेनिंग चल रही है। तो वेलकम टू दी डिस्कशन समप्रीत संतोष फ्रॉम कर्नाटका। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, क्या चैलेंजेस थे, और आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा अबाउट द स्ट्रगल्स, अबाउट द नुआंसेस, यानी कि कुछ बारीकियाँ जो हर एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने इंटेंशन की बात पता है क्यों करी? क्योंकि इन्होंने सिविल सर्विस में एंटर होने से पहले ही सोच लिया था कि मुझे सर्व करना है, और वो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी NGO ओपन करके और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और इस डिस्कशन में फिर हमारी बातचीत हुई तो हमने भी सोचा है कि हम भी इनके कॉज में अब कंट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? मांडिया आपने मुझे बताया था। Yes, sir. तो कब आपने सोचा कि मुझे सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है? So thank you for inviting me here. Sir, basically I come from Mandya. I was born in Mandya, but the entire education happened in Bangalore. But I always had my roots touched to Mandya. So, and the day I decided to become a civil servant was in last year of my engineering, where I had also got some 2-3 placements, and I was deciding what career I have to choose. And at the same year, I also got an opportunity to do an intern in one of the NGO. The last sem. So during that intern, I understood that the change which a small NGO is bringing near my college is much more greater, and I felt a sense of happiness than the placement. So that's when I thought, why not civil service? So why not have a bigger impact in the society? So that's when I started preparing after the final year. जैसे इस इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे तो आपसे बातचीत करके आपने देखा होगा मैंने NGO वाले पार्ट पर काफ़ी फोकस किया। Yes. क्योंकि मुझे अपने कॉलेज दिनों की याद आ गई। Yes. सो हमारी कॉलेज टाइम में व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने एक NGO स्टार्ट किया हुआ था, परिवर्तन। सो आसपास काफ़ी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो दे यूज टू एक्चुअली रीच आउट टू दीज लेबरर्स, क्योंकि लेबरर्स ना माइग्रेट करते रहते हैं। तो ऐसे में कई बार उनको लगता है अभी क्या एडमिशन दिलाना बच्चों को स्कूल में, फिर हमें चले जाना इस प्रोजेक्ट के बाद। तो ये सीरियस कंसर्न था। तो वो क्या कर रहे थे, वो सीनियर्स कर रहे थे। बाद में आई गॉट एसोसिएटेड अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स। तो हम उन बच्चों का एडमिशन कराते थे प्राइमरी स्कूल में, फिर उनको जो बेसिक चीज़ें होती थी, बुक्स, स्टेशनरी एट्सेट्रा, ये प्रोवाइड करते थे। और कई बार वो एक गैप भी दिखता था कि कैसे हमें बाहर से लगता है कि सिस्टम ऐसे वर्क करता है, बट वैसे वर्क नहीं करता। ग्राउंड पर जिसको हम मान रहे थे कि एक प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर वर्क करता ही होगा, वहाँ टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना DEO में, फिर बताना कि सर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ से मेरी भी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। तो इस वजह से काफ़ी बातचीत हुई इनसे उसके बारे में। तभी मैंने कहा कि अब लग रहा है कि उससे काफ़ी दूर आ गए, अभी भी सर्व कर रहे हैं, बट वो चीज़ अलग थी। Yes, sir. मतलब Yes, अभी sir. पूरा दिन चला जाता है वही पढ़ने में और पढ़ाने में, Yes. लेकिन उसका मज़ा अलग है। अलग ही है सर। तो तभी मैंने कहा कि उसको जारी रखना ना, क्योंकि ये भी अब IPS बन जाएंगे, सर्विस में चले जाएंगे। मैंने कहा उसको जारी रखना है, तो कुछ लोगों के साथ मिलकर हम सही लोगों को कनेक्ट कर सकें। एक और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई, मतलब केवल ये नहीं कि सिविल सर्विस में बच्चे जाएं, कई बच्चों में कोई अलग तरह का टैलेंट हो सकता है, तो उनको उन लोगों से नेटवर्क करा दो जो उसी फील्ड में हैं। और क्योंकि अब हम थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में, तो हम ठीक ठाक लोगों को जानते हैं, तो हर एक फील्ड में हम उन लोगों से बातचीत करा सकते हैं। और मुझे लगता है इंटेंशन वाइज, टाइम वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई चाहता है कि हम कनेक्ट करें और हेल्प करें। तो ऐसा इन्होंने हेल्प करना स्टार्ट किया। वहाँ से इनको लगा कि हाँ, मुझे सिविल सर्विस एग्जाम देना है। Yes, yes. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? Sir, after I started preparing for UPSC, unfortunately I was not able to clear in couple of attempts. So that's when I actually thought, okay, my intention is to work for in the education sector. That was, I was very clear. Or I want to work for children's. यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कितनी बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था?
सर प्रीलिम्स आई क्लियर्ड. आई Okay. वेंट into इंटरव्यू, बट इंटरव्यू में मार्क्स इतना अच्छा नहीं था, और इंटरव्यू मैंने मेंस में. ओके, लास्ट So ईयर I- कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर लास्ट ईयर मेरा 6th था. 6th था, दिस वाज Sixth, 7th seventh, attempt. yeah. Okay. So the thing is, I have a tendency, or I have an issue where I can only write 16 to 17 questions in mains. Hmm. So that was holding me back. So I should have completed all 20, and I had some issue with the bone here. Oh. So I was not, every 20 minutes I have to take rest for 2-3 minutes, for 4 minutes. So that was a hurdle for me. So that's when I decided, okay, by the time I clear this exam, why not to actually work positively in the society, because we have time. matlab, 24 hours I was reading, so 2-3 hours if I take out in that per day, so I could be able to do a little impact. So that's when I started working for an NGO called SPREAD, Society for Promoting Rural Education and Advancement and Development. And that's where I got connected with some of the schools of that particular district, especially Mandya, Srirangpatna, all that little small districts. So underdeveloped districts. So there I started looking out for people who are actually little meritorious, or little academically good, but because of financial instability or backwardness, they were not able to access education. So I tried to fix that plug. So I used to roll out different plans to get funds for my NGO. So I came up with 1 rupee per person concept. So I used to ask any of my friends to donate 1 rupee per day. It is cost 365 rupees. So I used to enroll that person and take 365 rupees. So if I get 10%, 1 person's education is done. Like hardly for government school and all, it costly less than 3,000. So I used to do that. तो ये प्लान सब बनाते थे, As a plan से बनाते. So as a कॉलेज फेस्ट का इस्तेमाल करते थे? sir, college fest, yes. क्योंकि हम क्या करते थे अपने टाइम में कि कॉलेज फेस्ट में कुछ गेम्स कराते थे, तो उस गेम्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ टफ गेम्स होते हैं ना कि आप रिंग डालो, ऐसा करो, तो उसमें से जो गेम बनाता है ना, जीतता वो ज्यादा है. हाँ सर. तो अल्टीमेटली वो डोनेशन के लिए था, कि अगर आप जीत भी नहीं रहे हो तो अल्टीमेटली दिस मनी इज गोइंग टू गो फॉर दिस. और उसका हमारा हर एक चीज का जो खर्चा होता था, इवन 10 रुपीज 15 रुपीज फॉर दिस थिंग, दैट यूज्ड टू बी अकाउंटेड. एंड तब तो ब्लॉग पोस्ट चलते थे, तो हमारे एनजीओ का ब्लॉग पोस्ट था, हम उस पर डालते थे उसको कि भाई ये देखो ट्रांसपेरेंसी. बाद में जाके फिर हमने पढ़ा, रहे सिटीजन चार्टर में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात होती है एथिक्स जीएस पेपर 4 में. अच्छा, एक चीज़ वो मैं हाईलाइट कर दूं जिससे मतलब क्लैरिटी इनको मिल जाए. इन्होंने बताया कि पिछले अटेम्प्ट्स में क्या होता था कि 16 के आसपास क्वेश्चन ही वो अटेम्प्ट कर पाते थे. इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चन तो छूट रहे हैं लगभग, और 4 क्वेश्चन का मतलब है कि मतलब मेरिट आउट हो जाना. राइट, क्योंकि आप सोचो जीएस के 4 पेपर्स, और अगर सेम ऑप्शनल में भी रिपीट हो रहा है तो इट्स अ ह्यूज स्कोर. तो इसी वजह से सिविल सर्विस एग्जाम में आपको पता होगा कि मेंस और इंटरव्यू का ही स्कोर ऐड होता है. और मेंस इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, उसमें मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए कि आपको 3 घंटे लगातार लिखना है. तो उन्होंने जैसे बताया कि एक इशू था, मतलब जो जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहे थे, मतलब हैंड में इशू था. तो अल्टीमेटली मतलब इस पर भी हमें ध्यान देना है, मतलब फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी ध्यान नहीं देते, मेंटल प्रेशर में इतना ज़्यादा रहते हैं. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन दिस कंटेक्स्ट एज वेल, क्योंकि तभी क्लियर होगा, केवल पढ़ने से नहीं होगा. बी फिट. So just to add to that, so after that I actually worked on my physical fitness. I actually did push-ups, pull-ups, yoga, just to enhance my strength of the arm. So luckily this time I was able to reach 18, 19, though I was not able to write all 20 questions. अच्छा. So but luckily with God fortunate I was able to clear with the 18 and 19 questions. So I worked intensively to strengthen my arms. So push-ups or everyday yoga, meditations, all that, because I was thinking that okay, I have good content and answers. I think any person, any aspirant or who has cleared or who is preparing might be knowing little of all 20 questions. So I wanted to express that, and I worked really hard on that physical aspect. So I think if any students who are watching today, I think I would also request them to take at least like 20 minutes or 30 minutes in a day to work on physical fitness. और आप सभी देखेंगे अपनी अपनी फील्ड में जो भी टॉपर है, सो वो इस वजह से क्योंकि वो काम कर पा रहा है, और वो काम वो तभी कर पा रहा है क्योंकि वो फिट है. और इसी वजह से आप देखेंगे जो भी जिस भी फील्ड में टॉपर है, ब्यूरोक्रेट्स हों, आपके बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, दे एक्चुअली हैव टाइम, मतलब वो निकालते हैं टाइम कि मुझे फिजिकल फिटनेस के लिए करना है. और इंटरव्यू जैसे हम मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे, तो उसमें भी
हर दूसरा जो एस्पिरेंट था जिसने इंटरव्यू दिया इस साल भी पिछले साल भी ऐसे ही ट्रेंड है, तो पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट द पावर ऑफ मेडिटेशन, Yes. फिटनेस शेड्यूल्स। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है ज़्यादा कॉन्शियस होने लगे हैं, यूथ भी ज़्यादा कॉन्शियस हुआ है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इशू भी बढ़ रहे हैं, ऐसा भी देखा गया है। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। Other thing which I also rectified over the course of my preparation is two philosophies which I followed to the core. That is, keep it simple and small. That is the crux of my entire preparation, because I remember very vividly during my first year of my preparation, just 2 months before my prelims, I had a huge ton load of books. I used to buy every week, every day. I used to buy a newspaper. I used to keep and everything. So my room looked like a mini library. Just 2 months before, I used to have that sleepless nights. And इस साल तो हो सकता है नहीं prelims. Will I be able to clear or not? So I used to give sleepless, and I used to always be sleepless looking at the books. Man, how do I read so many books? I've read it once, but either hodgepodge preparation hai. So what I did that day was like I was also going through some second IRC report, luckily e-governance report. In that first page they had written keep it simple and small for cyber security. So I thought, hey, I think I should also use this philosophy. I think in that night, evening, say after the dinner, I got this philosophy, and that day I eliminated 95 to 96% of the books. I just dumped it, went out, kept it down with all the guts. I was like, okay, if I want to buy, I'll buy some again. So that was one change maker for my preparation. ट्रांसफॉर्मेशन था, मतलब Yeah. एक सेंटेंस ने प्रिपरेशन Yes. ट्रांसफॉर्म कर दिया। Yes. कीप इट सिंपल, कीप इट डायरेक्ट, Yes, keep it simple and small. स्मॉल। So that is one acronym also, like statement which I always carry. So and second philosophy is revision is religion. So keep it simple and small. Corollary is revision is religion. So just make revision your friend or God. So in that 2 months, I still remember I had taken some coaching institution ka test series, and I was in the last person in the rank. The test series ka 8,500 people had written. I was the last person. So in just 2 months, because of these two philosophies which I adopted, I was able to clear UPSC prelims comfortably. And ever since then, my prelim score is always better. Like it's more than 120, 125 plus. So even when there was a tough time when prelims, especially in these past 2-3 years, where one statement only, two statement only questions, where it has eliminated most of our elimination tricks. So in those type of questions also I was able to handle it better. And I also believed in myself, in my own preparation. It's like, man, if the paper is tough for me, then it is tough to everyone, because I know my preparation. I know no one would have done more than me, or he would have done more than me, but at least I'm not the person who will go out. I was thinking like 10 lakhs people, I'm in that 50,000 to 1 lakh person who have put in hard work sincerely. So that confidence, actually, that day, I still remember when I was marking, I was little shivering before bubbling. I was talking to myself, man, no. This is tough question. I think everybody is tough. Don't beat it. So, ho sakta hai, even the cutoff will be very less. So that confidence, and I think that a very attempt, I think I got around 126 or 127 at prelims, and that time the cutoff was on 75. 126 is a big score, big score. So और आपने देखा होगा कि एग्जाम टेम्परामेंट से इन्होंने मतलब उसको क्लियर किया। yes. क्योंकि एक चीज समझ में आ गई थी इनको प्रीवियस अटेम्प्ट से, yes. कि गेम केवल नॉलेज का नहीं है। नॉलेज का नहीं भाई, 1/3 के आसपास जो पेपर है वो आपके बेसिक जो नॉलेज है उससे हो जाएगा। yes. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो अप्लाइड वाले हैं, और कुछ जो हैं वहां पर होगी इंटरलिंकेज। yes. वहां पे काफी स्टूडेंट्स जो हैं बैकफुट पर होंगे, बिकॉज दे वोंट बी फीलिंग कंफर्टेबल। और कितने क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि उसकी शुरुआत की जो लैंग्वेज है उसको देखकर स्टूडेंट हथियार डाल देते हैं, जबकि अगर ऑप्शन देखा जाए तो उससे शायद आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ था, उससे हो जाता। yes. तो वो इन्होंने ध्यान रखा और इसी वजह से इतना बड़ा स्कोर आ पाया। yes, exactly. This one also, like I never, like once you know little experience, and once you know your neurons works in that fashion, you know your strength and weakness. सही बात।
So whenever in 100 questions, I would never leave those questions which is paragraph based. इतना बड़ा paragraph था, छोटी छोटी paragraph था. I used to get that inner confidence. Oh man, this question is I cannot leave. So I used to think some logic, some thought process to come to derive to right answer. So that was one. And second thing, I used to mark almost all questions, 100 on 100 or 95 plus. So that was my strategy because I know cumulatively I'll be positive. ऐसा थोड़ी है एक you answer only 2 out of guess, 1 correct and 1 wrong. उसको there is no use, or it might go both of them wrong. For me, if I answer around 25 to 30 questions in the first round. In the first round, no, I'm telling about the question which I have doubts. Okay. Initially, I would. Okay, if I want to talk from the beginning, ठीक है. in the first initial round, I would mark some around 15 to 20 questions. हम बता दें आपको कि हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने मार्क किए आंसर्स, कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे 95 प्लस ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स लेस देन 80 करते हैं. Yes. और कई बार वो इतने ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं जिसकी वजह से स्कोर 1 मार्क 2 मार्क से प्रीलिम्स कट ऑफ रह जाती है. Yes. तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, प्लीज जरा सुनिएगा. तो शुरुआत में आपने कितने अटेम्प्ट किए? Sir, initially in the first reading, in the first 45 minutes, I used to answer around 20 to 25 questions, which I had short answers. शॉर्ट 20-25 के लिए, दैट इज लाइक कि 50 मार्क्स का अभी काम अपना हुआ है. हो गया, हाँ. 50 मार्क्स का काम हुआ है अभी. हो गया. ठीक. So once I know 50 marks तो हो गया, मैं सोच रहा था अभी even if it's 50 correct and 50 wrong in the rest of the question, I'm through. So that was to reduce my tension. Okay, and एक second time I read, I mark those questions which you have eliminated 2 options, 50-50. स्टार्ट मतलब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू, तो कुछ शॉर्ट होते हैं तो उसको तो आप OMR कर देते हैं. अच्छा, मार्किंग आप तुरंत उसमें OMR में साथ साथ फिल करते हैं या फिर you actually put a mark and then in next round you actually fill the OMR sheet? No, I just put a tick mark in the first round, which is short, and also put another symbol for those 50-50 questions का this one. वो शुरुआत में ही कर लेना चाहिए क्योंकि it is great time saver. Great time saver. You don't have to look into which question was I was in that. Exactly. तो जो क्लियर है उस पर टिक कर दिया और जिसमें लग रहा है कि 50-50 है उस पर हमने सर्कल कर दिया, मार्क कर दिया. Okay, and even more, third I used to keep, like, I used to just put into mark with this question which do not have any clue. I don't have any clue. कोई क्लू नहीं है तो क्रॉस कर देता. So that is. और वैसे कभी ऐसा भी होता है कि जो हम फर्स्ट राउंड में कर रहे होते हैं, हमने इस पे क्रॉस कर दिया, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस वाले क्वेश्चन पे काम कर रहा होता है. Yes. बैक एंड पे क्यों कर ही रहा होगा, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट राउंड में आते हैं हमें उसके बारे में आइडिया लग जाता है. Yes. Like you very well explained it, sir. Like I believe in that brain का ना पहले any unknown शब्द it actually takes a tension, it takes a jerk. You have to stabilize it. So you read it once, it is shocked, you go to the next question. So you keep the brain in the shock phase. By the time when you read for the second time, the brain always says, I've already read this, it is not that shock. Okay, can I find any words in that? Can I find any extreme sentence or can I find any clues in that? Can I find answer for this question in some other questions? The brain starts working it. So I have seen many people who read question paper only once or twice, but I read the entire question minimum 3 to 4 times. That is my USP, uniqueness. I read the entire question paper 3, 4 or 5 times, sometimes if necessary, and if time is there. In the first round, I used to mark the short questions. Second, I used to go for the 50-50 questions. Third, I used to go for those questions where I only know one option or I eliminated one option. Then fourth, I used to go for those questions which I had no clue, like into mark. So when I was doing this process, the brain actually helps me out for those into questions or the cross questions where, okay, this is what, okay, you have read it somewhere, okay, this was previous year का option था. ऐसा कुछ देखने के, you will understand some patterns. So this was the way I approach in those 2 hours of my time. This is how I was able to subdue my inner anxiety and everything and maintain that calmness and answer most of the questions. And I also believe it's a open factor that you also need luck.
That's any person you go anywhere, they will always say. So luck factor has to work, and if you have worked hard, luck comes to person who has worked hard. So PSR ऑप्शनल में तो एक थिंकर को हम पढ़ाते हैं, मैकियावेली, yeah, इटालियन yes, थिंकर। yes. तो उनका कहना था कि लक है, मतलब क्योंकि अगर कोई हार्ड वर्किंग फार्मर है Hmm. तो रेन होने लग गई, एकदम सारी फसल चली गई। चली गई। तो ये वर्क, मतलब वर्क तो उसने किया था, वो लक की वजह से तो ऐसा हुआ। Yes, yes. कोई सेलर है, बहुत ही स्मार्ट सेलर है, लेकिन तूफान आ गया समुद्र में, तो भाई वो लक है जिसकी वजह से वो जो नुकसान उसको हो रहा है। Yes, yes. लेकिन वो ये कहते हैं कि लक जो है ना, इट कैन बी समहाउ मैनेज्ड बाय हार्ड वर्क। Hard work. लेकिन अगर तुम हार्ड वर्किंग हो तो सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लक कैन बी मैनेज्ड। जैसे अगर कहीं बाढ़ आनी है तो तुम्हें, अगर तुमने पास्ट का रिकॉर्ड देख लिया कि भाई हर साल इस मोमेंट पर बाढ़ आती है, तो कुछ चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि यू कैन मेक सम एम्बैंकमेंट्स जिससे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम कर सको। तो वही बात इन्होंने कहा, लक है लेकिन अल्टीमेटली हार्ड वर्क से उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेंचुएट हो सकता है। Yes, yes. दैट कैन हैपन। So I think you should also have an aspirant, whoever is going, they should also always have this thought to reduce the tension, that by हम तो whatever maximum effort हम खुद कर दिया, then तो पता नहीं यूनिवर्स है, गॉड है, लक है, whatever. So it is up to them to cross it. सही बात। So just keep it simple, that process also. Don't think too much also, like क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ मत सोचो। काम करो, sincerely काम करो। When you should be happy with your preparation. I always tell to my students that be happy with your preparation, and confidence comes when you have a right preparation. सही बात है। So and then luck is there. Some people have seen very good students who are very brainy, not able to clear prelims. So can't help it. मतलब it's all luck. So 0.5, 1 marks, 2 marks. I think lakhs of students lose years like that. So that is one thing they should also know before going to the exam. संप्रीत, चलिए बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स पे जो आपने अपनी जर्नी में की और आपको लगता है ये लोग अवॉइड कर दें तो अटेम्प्ट बच सकता है, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, इसी अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो बताएंगे कुछ मिस्टेक्स, चाहे प्रीलिम स्टेज पर हुई या मेन स्टेज पर हुई, रिवीजन में हुई, या एग्जाम के जो पैटर्न है, अप्रोच जो है प्रीलिम्स और मेंस में। जैसे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, राइट्स इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, इन टॉपिक को तो बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं, और फिर जब मेंस दे लेते हैं तब पता लगता है कि यार अगर मैं सोसाइटी वाले पार्ट में 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लेता या आईआर वाले पार्ट में अच्छे से कर लेता तो शायद स्कोर इतना हो जाता, मैं डिजायर्ड सर्विस मुझे मिल जाती। तो ऐसे कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं? Sir, definitely. First, I already mentioned it that I was not able to write all 20. So I think it is better to write all 20. That is one. And second, don't go behind books. Read one book 100 times rather than reading 100 books one time. आप सिंपल ये सूत्र समझ लीजिए, मंत्रा, कि हम उसी कंटेंट को रेफर करेंगे जिस कंटेंट को हम रिवाइज कर सकते हैं। जिसको रिवाइज नहीं कर सकते, पता है कि यार इसको मैं शायद रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास बेस कंटेंट ही है, तो भाई रेफर ही क्यों कर रहे हो उसको? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फोमो तो होता है कि हम 10 को रेफर कर लें, लेकिन बात ये है कि अगर तुमने उसको मल्टीपल टाइम रेफर कर लिया, एक ही चीज को रिवाइज कर लिया, और उतना टाइम जो बचा हुआ है तुमने मॉक में दे दिया और मॉक के जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लिया, तो अगर कहीं लूप होल्स हैं, कुछ एनरिचमेंट होना, वो तुम्हारा वहां से भी हो जाएगा। बस बेस कंटेंट जो एक बना लो। चाहे अगर तुमने कोई सोर्स रेफर किया तो मैंने ये नहीं कहा कि कोई सोर्स रेफर मत करो, लेकिन रेफर करो तो रिवाइज करना है उसको। तो इसी वजह से एक ही मेन कंटेंट रखना है, फिर उसमें से जो कुछ अच्छे पॉइंट रखे हैं वो हमने वहीं पर लिख लिए हैं। तो मतलब ऐसा हमें करना पड़ेगा। Yes, absolutely. And third thing which I advise students is to have one ready-made set of notes for all the topics, like small page mein. And I think this time I got very good marks in public administration. 280 plus I've got because of the efforts which I did this time painstakingly, that to compress the entire my notes into like very small notes. So I was able to revise the entire paper 2 in those 2 hours of short breaks. So pura I had a visualization reports, aisa pura. So that actually boosted my preparation. So try to have that notes, especially for mains. So prelims ko do hi baat, keep it simple and small, revise, and keep those 5 subjects like history, geography, polity,
economics, environment. These are the 5 subjects which will fetch you good marks. And science and tech, current affairs based. That too, not even science questions, technical questions, technological questions. So those are there. So basically, you have to know prelims mein, these are the 6 subjects which will fetch you more marks. Core subject which I say, and next is current affairs. So current affairs is like a ocean. It is never ending. So what I used to do is, for that current affairs, earlier I used to read 2 newspaper, 2-3 magazines, monthly magazines. Then at the end I understood that ऐसा नहीं हो पाएगा, it's unsustainable. So I focus only on 1 month yearly magazine of any institution. I used to read it 3-4 times, and that's all. Current, if I get question from this, I will not leave. If I don't get questions from this, it's okay. I'll try to use my common sense or whatever it is to get the marks. So that was my approach for prelims. For current affairs, 8 books, subject-wise magazines, and 6 core subjects, and per subject 5 subjects. One subject I used to solve minimum 500 questions, MCQs, polity, economics, and all that. And sources were the same sources. If any new questions comes in this test series or anything, I used to mark it down one small page. So this is how I strategized my preparation for prelims. And for mains, like you said, I've also that kind of a person who had neglected some of the topics in mains. So what I used to do for those, especially in the last 2-3 years, I focused extensively on those topics which are being left over. Like polity, I think everybody would know about federalism, governor, president, even if you read any basic. But the questions on higher, how will you handle higher, international relations, because it's very contemporary basis, very current affairs based. So you need to have immediate facts, data, reports, or any person's quotes, all that. So what I used to do for polity, since I know the content, I used to extensively focus on getting some quotes for those particular topics, mostly like governor, president. So I had like around 10-15 quotes for polity itself, which I can use like whenever I want. So that was for polity. This I didn't do in the earlier attempts. Okay, and second is for IR. IR also I need to read about external affairs ministers' statements, which statement could be used in our answers, and what does the international organization says about India, or whatever the report says about the future growth of world. All those content which I used to get in newspaper, I used to keep it, cut it down and write it down in a paper and keep that as a separate aside. So IR and this one I used to do polity. And when it comes to governance is more about real life examples, real life reports. Like for example, they might ask what is good governance, what is RTI, what is citizen charter. So we need to have little bit aware. Keyword based questions हैं. Keyword based questions, you work on those keywords. Have case studies. Every end I used to write some case studies for like best practices जो भी जहाँ पर हुई. Go, especially now you have ChatGPT. You can just use ChatGPT to find best case studies of RTI in this. So I used to have a list of that examples, case studies, and Supreme Court judgment, around 50 Supreme Court judgment quotes. This is how I used to approach. So in the last 3-4 years, I've not got less than 115-120 in GS2 paper. So this was my approach for GS2. मतलब GS पेपर 2. अच्छा, GS पेपर 2 में जो IR वाला पार्ट है, उसके लिए जो आपको स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, या फिर एथिक्स के लिए स्टेटमेंट, जैसे इन्होंने कहा ना कोर्ट का कंपाइलेशन, तो आई हैव अ PSR कोर्ट बुक, ओपन PDF है, तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, शशांक त्यागी फॉर यू में, या PSR टॉपर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज स्टैंडर्ड 5 कोटेशन दी हुई हैं. और अगर आपने उसको रेफर कर लिया तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए इंडिया चाइना पे क्वेश्चन है, इंडिया नेपाल पे क्वेश्चन है, चलिए न्यूज़ में था, तो यार मेरे पास ये होना चाहिए कि जो कोट हो ना वो थोड़ा अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाली हो, तो मैं एग्जामिन वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लूँगा. प्रोफेसर SD मुनि का ये कहना है, C राजामोहन का ये कहना है. और GS वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें थियरी का इस्तेमाल ना करके सिंपल डायमेंशंस को रख दें, उसमें वो सिंपल स्मॉल रखें, लेकिन वो डायमेंशंस एक जगह लिस्टेड है ना कि यार ये 4 डायमेंशन है, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड एंड रेफर दैट. वो हेल्प कर सकता है.
So this was with respect to GS2 in mains. Hmm. And one more thing which I also followed is that the moment they gave booklet, Hmm. I used to, at the last 5 questions I used to mark half page cut, Hmm. like 33-40% of the mark, so that my brain stops functioning there only. Hmm. If I write all end to end, Hmm. manlo I will not be able to complete all 20 questions. ये सिलेबस मतलब ये आंसर को कंप्लीट करने का स्ट्रेटजी Strategy, yes, because we have so much content, एग्जैक्टली and the brain keeps giving you new content and feel like writing it, and at the end you will not realize the time is up. एग्जैक्टली So I used to make myself the last 5 questions half to scratch karke. I used to keep it off. So that also has pushed me to cross 18-19 questions in this attempt. So that is one. See, first and foremost, have a basic core subject ready. On top of it, build all this value addition like courts ho gaya, report ho gaya, Supreme Court judgments ho gaya, and case studies ho gaya. So in GS2, the reasons why I might have got good marks is because every ending I have ended with the case studies, like reports, and starting I would have started with some quotes. So that is, and also I would focus on social issues in GS2. That is the most neglected part. एग्जैक्टली वही So- मैं हाईलाइट कर रहा था And so I used to read before and after GS1 तो बीच में गैप होता है ना, उसमें I used to read social issues so that immediately I get more content. Because polity में we would have read for in prelims and all, so redundant knowledge है. उसमें सभी लोग ऑलमोस्ट परफॉर्म Perform कर करेंगे रहे थे. जहाँ वो नहीं परफॉर्म करेंगे वहाँ पर आप परफॉर्म कर लेंगे So this is how I did for that aspect. And also GS3 and GS4 में what I have also changed is try to write more points wise rather than writing paragraph wise. That is the initial mistake which I did. So in GS4 maybe what I've done is I used to try to force myself to put one diagram at least in every answers, just to make it more appealing and different wise. And I used to write very commonsensical examples in ethics. Like if someone say what is ethics to you, where do you see in life, I used to say ethics is what is good for the society, doing what is good for the society. An example, not spitting on the road, not littering, not loitering, or whatever it is. So all those things itself is an ethics. So that was my way of writing my answers. So any ethics questions, I have started my answer with a simple definition, very one-liners, and put an example to it. Like dilemma. What is dilemma? How do you overcome dilemma or crisis? All that questions. So I used to always put the crisis is a situation where so and so is confused which is right. Example like Arjuna before going to war, and it was rectified by Krishna. So immediately I wanted to give the evaluator an impression that I know this content clearly. Then I had to write subcategories, kya question mein kya. So that is a way I used to approach any questions. And also I used to subcategorize my entire question. Okay, paragraph introduction, then subcategory box करके points लिखो, then counter argument for that, again counter, then my viewpoint. So for an evaluator, he should not have any tension or any problem knowing what he has written. Exactly. Well structured. Well as per the structured. demand. Yes, as per the demand, and you will get minimum marks तो will मिल जाए. मिलेगा. So last time I also got 139 in ethics. So because of these strategies which I used, though I wrote only 18-19 questions, left around 30 marks last time, but I was able to get good marks. So that is how I think I have come, trial and error करके I've learned something about Great. mains. ऐसे के लिए आपने क्या एफर्ट किए? Sir, ऐसे के लिए I have extensively worked on democracy, some known topics, but now it has been outdated. Now it is morely of philosophical. So my ethics was strong enough. I know what values is more important, how to put an example. So ethics is just an essay is just an extension of ethics. Ethical thinkers वाला part आप पढ़ते ही हो So and we know what is dilemma, how to counter argue, everything. So itna I put an effort, but itna tension तो नहीं था. I know ethics में, and ethics is more difficult than writing an essay, because in essay you get to explain everything. There you have to compress in 2 lines. So I was good at ethics, so automatically my essay was taken care of.
So I used to love reading, knowing about ethics, and I didn't follow any such ethics ka book except one book, D.K. Balaji's ethics ka book, ethics and integrity ka book, and that book helped me to understand concepts, and based on that I used to collect my own examples, not the popular or the great leaders as such, but somewhat lesser known great people. That's all. So I used to read about corporate leaders. My hobby is also reading about corporate leaders biographies, so I used to read ये those. लेसर नोन ग्रेट लीडर्स को जरा एक्सप्लेन करेंगे, क्या मतलब इसका? Lesser known, like for example, the founder of Nike, Phil Knight. He has written a book on Shoe Dog. And he is the first person in the apparel sector or in the shoes industry to give 1 year warranty and get back all the manufactured products. And that is when the shoe, the company brand image also got shot up, and also sales also doubled. And there was a huge opposition for him when he was doing it. And secondly, in that several instances of his life which navigated him, and he always gives like whatever I've done is through luck. It's through universe. So that is what is shows of gratitude. So I say Phil Knight was then usually US president, former president Obama, I've read about him. So I say कुछ फिल नाइट से याद है, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि ऑफ बीट जो एग्जाम्पल्स है ना वो बिल्कुल दे सकते हैं आप. Yes, yes. और यही आपके आंसर को ना एक्स फैक्टर देंगे. Yes. बाकी रटी रटाई बातें सेम बुक्स की वो सब लिख रहे हैं. Yes, yes. गांधी जी का एग्जाम्पल सबको पता Yes, है, yes. ठीक है. Yes. लेकिन फिल नाइट का एग्जाम्पल जो थोड़ा सा अवेयर है, वो देख रहा है क्या डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, तो वो मतलब दैट्स अ गुड थिंग टू यूज. Andrew Agassi, the lawn tennis player, even he has also written a book called Open. In that book, he said that though he was a world number one player, he went into drugs, all that things in his book. And why? Because his passion was to serve society. So when he and his wife starts building schools and college, he actually finds a purpose and gets back to the court and performs really well. So this is what I used to use either in ethics or in my essay, these kind of example, which lesser known examples. That's what I can say. And that's the reason for extra marks. Extra marks, I believe so. इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? Sir, interview say I was actually getting good marks. Last year and all I've got around 175 to 190 though I've got in multiple interview, but this time I got less. 165 I got. I think I could have done better. I was in my training period, so I was not able to prepare that much well. And I also think the expectations was also higher since I'm also a civil servant. So I think in that aspect, I think I could have done better. I accept my mistakes there. I should have put more effort. तो आई थिंक अभी तक के डिस्कशन से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी. संप्रीत ने मतलब बहुत ही बारीक जो बातें होती हैं, नुआंसेस होती हैं जो काफ़ी स्ट्रगल के बाद पता लगती हैं. Yes, yes. वो आपको इस छोटे से डिस्कशन में वही सिंप्लीफाई कर दिया है. तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में. थैंक यू संप्रीत. Thank you, sir. Thanks so और much. चलिए अभी इसके बाद बातचीत करते हैं. Yes, sir. Definitely. Thank you so ठीक much. है. Thank you for calling us. Okay. Thank you. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.